फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड फिट। सो आज का जो हमारा सेशन है वेब डेवलपमेंट पे है और टॉपिक हमारा है इवन हैंडलिंग इन रिएक्ट जीएस। तो हमारी जो मेंटोर है आज की फरीना नूर है। सो आई रिक्वेस्ट मैडम टू स्टार्ट द सेशन। मैडम आप स्टार्ट कर लें। मैडम आप स्टार्ट कर लें, आपका माइक ऑफ है। मैडम मैडम फरीना नूर, काइंडली अगर आप स्टार्ट कर ले तो। Assalamualaikum. Can you hear my voice? जी जी मैडम, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो आज तक हमने जो कुछ पढ़ा था एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंड देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है हम उस पर फिर जंप करेंगे। तो ओके मैम। सबसे पहले हमने ये देखा था कि हमें रिएक्ट क्यों ज़रूरी है, रिएक्ट हम क्या होती है। वेब डेवलपमेंट में जो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक स्किल है वो पूरा का पूरा आप रिएक्ट के साथ एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का तो हमारा टॉपिक इवेंट हैंडलिंग है, जिसपे ये होता है कि आपने अगर कोई बटन क्लिक कर लिया तो आपका कुछ एप्लीकेशन में चेंजेस आ जाती हैं आपकी, तो वो कैसे हैंडल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं। हमने डोम पढ़ा, वर्चुअल डोम पढ़ा। रिएक्ट में जो हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है वो कैसे होता है वो भी हमने देखा। ठीक हो गया। उसके बाद में हमने कल कंपोनेंट्स के लिए पढ़ा था कि कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते हैं हमारे और हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखा था डोम का, कि डोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सारे टॉपिक्स सो फर्दर हमने आज तक डिस्कस किए थे। हमें ये भी पता था कि रिएक्ट में ज़्यादातर जो हमारे आजकल के वेबसाइट्स चल रहे हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारे यूट्यूब, ये सब के सब रिएक्ट के ऊपर बने हुए हैं, रिएक्ट के ऊपर काम करते हैं। रिएक्ट में हमने कुछ कमांड्स पढ़ी थी जिनके लिए भी मैंने आपको बताया था। जब आप अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होते हैं तो सबसे पहली कमांड होती है आपकी npm क्रिएट वीट। ठीक है, अब ये क्रिएट वीट के साथ क्यों हम करें, क्रिएट रिएक्ट टैब क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने आपको बताया कि वो क्रिएट रिएक्ट टैब बंद हो चुका है। अब हम यूज़ कर रहे होते हैं वीट, जो कि रिएक्ट का एक बंडलर है। ये बंडलर मतलब कि कोड का एक पैक होता है जो कि बना बनाया होता है, और वो भी हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। तो आ जाते हैं हम थोड़ा सा कोड के ऊपर। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, देन हम आज देखेंगे आगे इवेंट हैंडलिंग के बारे में। तो आपको मेरी स्क्रीन अभी शो हो रही होगी। हम चलते हैं, हमने जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर चलते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था आप डायरेक्टली वीएस कोड के साथ ओपन करके भी यहाँ पर आप ओपन फोल्डर करके वीट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप आके यहाँ पर लिख सकते हैं CMD।
जैसे ही आपने cmd लिखा तो आपका कमांड लाइन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लिख देते हैं कोड डॉट, यानी कि आपका VS कोड इसी डायरेक्टरी से ओपन होगा, यानी कि ये प्रोजेक्ट आपका VS कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा पहले शायद कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो मैं उसको अभी टर्मिनेट कर दूंगी, वरना न्यू प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, पोर्ट का मसला आ जाता है। कल हमने एक नेव बार बनाया था, ठीक है, और एक कंपोनेंट को कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी हमें पता था। इसके अलावा हमने नेव बार बना के उसको रेंडर करवाया, ठीक है, और नेव बार के अंदर हमने कुछ बनाई थी चीज़ें, वो भी हम अभी शो कर लेंगे तो हमें आ जाएंगी। जैसे ही हम अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे तो वो हमें नज़र आ जाएंगी। अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए तो हमारे पास कमांड थी, आपको मैं थोड़ा कंट्रोल प्लस करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास जो कमांड लाइन की टर्मिनल है, ठीक है, बैश का टर्मिनल होता है बेसिकली, पावर शेल का। यहाँ पर हम एक कमांड लिखते थे नोड वी नोड हाइफन वी। इससे क्या होता है, हमें नोड का वर्जन मिल जाता है, कि हमें पता चलता है हमारे नोड का वर्जन कौन सा है और नोड इंस्टॉल्ड है भी कि नहीं। ठीक है। इसके अलावा हमने एक कमांड पढ़ी थी npm create वीट, ठीक है। अब इसको मैं अगर इंटर करूंगी तो मेरा एक प्रोजेक्ट शुरू से बन जाता है, जो कि मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर हूँ, जिसके अंदर मेरा पहले से ही प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, इसी को अगर मैं npm क्रिएट वीट करके डॉट दे देती हूँ तो मतलब मेरी करंट डायरेक्टरी जहाँ पर मैं खड़ी हूँ उसमें ही एक प्रोजेक्ट बन जाए, एक अलग से प्रोजेक्ट बन के एक फोल्डर में वो सारी की सारी फाइल्स ना चली जाएं। हमने ये फाइल्स क्या थी ये सब भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ठीक हो गया। और इसके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं @latest। अगर आप नहीं भी लिखते तब भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका वीट का लेटेस्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाता है आपकी लोकल मशीन पे। अगर आप लिखते हैं तब भी इट्स बेस्ट, ठीक है। और इसके बाद हम जब ये कमांड इंटर करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शंस मतलब कि कुछ बना बनाया लिखा हुआ आ जाता है कि आप लोगों को क्या अपना पैकेज का नाम रखना है। तो आप लोग अपने कीबोर्ड पे टैब का बटन दबा के इंटर करते हैं तो वो आपका डिफ़ॉल्ट नेम आ जाता है। अगर आप लोग खुद से कोई नाम देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद में आपके आ जाता है कि आप फ्रेमवर्क कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप रिएक्ट यूज़ करते हो, रिएक्ट को चूज़ करके एंटर करते हो और उसके बाद में आपसे पूछता है कि आप कौन सी टाइप यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि जावा स्क्रिप्ट। आप उसको जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट करके एंटर करते हो तो आपका प्रोजेक्ट बन जाता है बेसिकली। और वो आपको 3 कमांड्स देता है, या 2 देगा या 3 देगा। अगर आपकी डायरेक्टरी सेम नहीं होगी जिस डायरेक्टरी में आपका प्रोजेक्ट बना होता है तो वो क्या करता है, cd की कमांड देता है। cd मतलब के चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी आप फोल्डर को कहते हो, ठीक है। तो वो कहता है फोल्डर को चेंज करके आप अपना वो वाला फोल्डर में चले जाओ जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। और उसके बाद में 2 और कमांड होती है, एक होती है npm i, ठीक है। npm i से क्या होता है, बेसिकली ये नोड मॉड्यूल्स का जो एक फोल्डर है ये डाउनलोड हो जाता है और ये हमारे पास नहीं होता तो हो जाता है, हुआ हुआ हो तो भी हमें अपडेट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, npm रन डेव, ठीक है। अब अगर मैं इसको एंटर करूंगी तो मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। यहाँ पे हमारी लोकल मशीन पे इधर कुछ हमारे पास एरर आ रहा है। अच्छा, तो मैंने जो डायरेक्टरी है वो चेंज नहीं की। जब हम cd करके चेंज डायरेक्टरी करेंगे वीट प्रोजेक्ट में, क्योंकि हम जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पर वीट का कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो हम जाएंगे वीट प्रोजेक्ट के अंदर कि हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे ही हमने इंटर किया
हम अपने प्रोजेक्ट में आ गए और फिर npm रनडे में हमने उस प्रोजेक्ट को रन कर लिया। ठीक है, हमें अब लिंक मिल जाएगा अपने प्रोजेक्ट का, वहाँ पर हम उसका इंटरफेस देख सकते हैं कि हमने क्या बनाया है। सो फर्दर सो फार कल हमने बनाया था एक अदर नेव बार। ठीक हो गया, इसको मैं कंट्रोल माइनस किया हुआ है, आई थिंक हाँ 100% पे ले आती हूँ। तो ये हमारा नेव बार था कल का, और इसमें आई थिंक लोगों की इमेज पहले आनी चाहिए, बाद में टेक्स्ट। तो हम इमेज को बाहर ले आते हैं ताकि हमारा लुक थोड़ा अच्छा सा आ जाए। ठीक है, नेव बार कल हमने बनाई थी, आप लोगों को याद होगा। हमने यहाँ पर अच्छा टेलमेंट नहीं इंस्टॉल की हुई, नेव बार हमने खुद से CSS देकर किया था। आज हम इसी नेव बार को पहले टेलमेंट के थ्रू CSS देंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम क्लिक हैंडलर्स पे काम करेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, ये इमेज हमने कहा कि ये हमें इमेज जो है ये वाला टैग उठाना है और ये सबसे पहले देना है। अच्छा, प्रॉप्स के बारे में भी मैंने आपको कुछ ना कुछ दे दी थी जानकारी कि आपके प्रॉप्स क्या होते हैं। अगर आपको नहीं याद तब भी कोई चीज़ नहीं, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे आज प्रॉप्स को भी डिस्कस कर लेंगे इन डेप्थ। ठीक है, अब अगर हम चेक करें तो हमारी इमेज पे CSS नहीं आ रही, हमारी CSS जो है वो चेंज हो गई, UL के अंदर आ रही थी वो CSS हमें नेव पे नहीं आ रही। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने कल एक एक्सटेंशन डाउनलोड की थी ब्लैक बॉक्स की, उसके साथ हम कह सकते हैं कि हमारे कोड की जो CSS है उसको नेव बार की CSS को ठीक कर दे। तो CSS सीखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है भी नहीं भी है। ऐसे सच आपने अगर सीखी होगी तो आपको याद होगा, नहीं सीखी होगी तो भी आप लोगों को यहाँ पर आप आगे जाके सीख लो। पहले रिएक्ट आ रही है, रिएक्ट पे काम कर लो, वो काफ़ी होता है। अच्छा, यहाँ पे हम ब्लैक बॉक्स को बोलते हैं कि कैन यू एक्सेस माय नेव बार, क्योंकि हमारा नेव बार बना हुआ है तो मैं इससे पूछ लूँ कि एक्सेस इसके पास है या नहीं, ताकि अगर इसके पास है तो फिर हम इसको बोलते हैं कि हमें इसकी CSS चेंज करके दे दें। अच्छा, ये हम ओपन AI का कुछ नया वाला मॉडल आ रहा है तो उसके लिए ब्लैक बॉक्स का प्लेन कह रहा है, हमें नहीं लेना, हम इसको कट कर देते हैं और हम कहेंगे हेलो। ठीक है, अब ये टास्क इसके पास आ गया, अब वो उसके लिए भी नहीं है। तो हमने इसको बोला हमें CSS दे दो, तो ये एक फाइल जनरेट करके हमें दे देगा CSS की। फिलहाल के लिए हम वो CSS उसको लगवाएंगे, उसके बाद में ही हम क्या करेंगे, चले जब तक के लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो टेलविंड है उसको इंस्टॉल करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। टेलविंड हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, देखें CSS इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर डिज़ाइनिंग।
बट CSS बहुत ही बेसिक होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आप यूज़ कर रहे होते हो आपकी लाइब्रेरीज, जैसे जावा स्क्रिप्ट है, बेस्ट है, लेकिन आप क्या यूज़ कर रहे हो, उसकी लाइब्रेरीज, उसके फ्रेमवर्क्स, यानी कि जैसे रिएक्ट कर रहे हो यूज़। तो इनसे क्या होता है, आपको कोड ऑफ लाइन कम हो जाता है, लेकिन आप जो कर रहे होते हो वो बहुत जल्द हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर आकर सबसे पहले चले जाएंगे टेलमेंट CSS विथ वीट पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, आपको उसके प्लगइन्स वगैरह वीट के सारा कुछ एक कमांड्स जो होती है ना, उनकी नो हाउ दे देगा, स्टेप बाय स्टेप बता देता है ये आपको। यहाँ पे आएंगे आप तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप पे कह रहा है कि टर्मिनल पे जाके npm इंस्टॉल tailwind@tailwind/वीट लिख दें। तो आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, टर्मिनल ओपन किया और हमने इसको कंट्रोल C करके हमने अपने प्रोजेक्ट को अभी रोक दिया और हमने टेलविंड को इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब टेलविंड इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको प्लगइन में भी अपलोड करते हैं। प्लगइन में अपलोड करना मतलब, अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, यहाँ पर एक फाइल होती है vid.config.js की। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, प्लगइन्स दे रहे होते हैं, जिसमें रिएक्ट का प्लगइन दिया हुआ है, बाकी आप जो प्लगइन देना चाहें वो यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पर आपको अगर याद नहीं आता तो आप इस फाइल में आ जाएंगे, यहाँ पे आकर ये देख लें, इन्होंने कहा हुआ है कि प्लगइन के अंदर आपको ये टेलविंड CSS देना है, यहाँ से ये कॉपी कर लें, ठीक है। उसको आकर आपने कंट्रोल लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, इसको थोड़ा सा मैं कम कर दूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर प्लगइन को आपको रिएक्ट के बाद कॉमा सेपरेट करके टेलविंड CSS की प्लगइन देनी होती है। अच्छा, टेलविंड CSS की प्लगइन देने के बाद आपको क्या करना है, उसको इंपोर्ट भी करना। अब इंपोर्ट की ये लाइन आपके पास पड़ी हुई है जो कि टेलविंड CSS की है। अगर आपको याद नहीं है कि कैसे करना है तो आप यहाँ से कॉपी करके आके पेस्ट कर देते हैं। अब लास्ट एक लाइन जो आपकी रहती है वो है आपके app.css के अंदर टेलविंड को इंस्टॉल करना, ठीक है। यहाँ पे आकर हम देखते हैं कि हमारे ये रहा app.css के अंदर इंपोर्ट करेंगे हम किसको, टेलविंड को। और ये लाइन आपको क्या करनी है, आकर app.css के अंदर यहाँ पर आप इंपोर्ट कर देंगे। अच्छा, ये सब तो आपने कर लिया। इसके बाद में आप अब क्या कर सकते हैं, अपने ऐप के अंदर किसी भी कंपोनेंट में जो भी आप कंपोनेंट बना रहे हैं, रेंडर कर रहे हैं, सबके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, टेलविंड यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेलविंड यूज, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये टेलविंड इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जैसे ही हमने अपना प्रोजेक्ट रन किया, हमें ये लिंक मिल गई और हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी CSS थी वो सारी की सारी गायब हो गई। उस पर क्या हो जाता है, गायब हो गई। ये गायब क्यों हुई, अच्छा, जैसे ही आपने टेलविंड इंस्टॉल की तो आपकी जो CSS होती है वो हट जाती है सारी की सारी बाय डिफ़ॉल्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप आके यहाँ पर GPT कर लें भले, क्योंकि आपके पास जो होगा आपके पास कोड अपना होगा, उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसके लिए आप उसको बोल सकते हैं कि भाई हमें CSS इस पे लगा के दो विथ टेलविंड। टेलविंड आपको पूरी की पूरी नहीं आती, नो मैटर। यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी बहुत आपको समझाई जाती है। जैसे आपने यहाँ पे देख लें, क्लास नेम, अच्छा यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है, लेकिन हम रिएक्ट में क्लास नेम दे रहे होते हैं, क्लास नहीं दे रहे होते, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाया गया है टेक्स्ट
3 XL, और उसके बाद में फ़ॉन्ट बोल्ड और अंडरलाइन, ये आप 1 लाइन कोड लिख सकते हैं। अब टेलविंड का यही आपके पास एक फ़ायदा होता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने कोड को इनलाइन सीएस कर सकते हैं। ठीक है, इनलाइन सीएस में आपको क्या करना पड़ता था, ऑब्जेक्ट बना के उसको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वैल्यू देनी होती है। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना होता। यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू का कोई सिस्टम है ही नहीं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो लिखते जाएंगे बस वो होता जाता है आपके टेक्स्ट के ऊपर, आपके एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये मेरा नेव बार है, मैंने इसको ले लिया और मैं कहती हूँ कि भाई मुझे इसके ऊपर क्या करना है, टेलविंड सीएसएस लगाना है। तो हम आ गए यहाँ पर, कह देते हैं कि हमें यूज माय नेव अप्लाई टेलविंड सीएसएस ऑन इट। ठीक है, अब हमें ये जो फाइल मिलेगी, इसमें जो भी सामान होंगे, मतलब के एलिमेंट्स होंगे, वो सारे आपके अपने ही होंगे जो आपकी वेबसाइट के, लेकिन उस पर क्या हो जाएगा, एक आपकी पूरी की पूरी टेलविंड के साथ डिज़ाइन बन के आ जाएगी। अब आप देखना इस डिज़ाइन में और वो डिज़ाइन जो आपने सीएसएस के थ्रू की थी उसमें फ़र्क होता है। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर नेबार के ऊपर डिज़ाइन कर ली और नेबार डॉट सी एस एस हम ही हटा देते हैं क्योंकि हमने अभी सी एस एस इसके आगे लगा लिए। अब हम आके देखते हैं अपना नेबार। चलें, अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन किया और देखा तो यहाँ पे एरर आ रहा है कि वो जो ब्लॉग नाम का है वो हम नहीं कर सकते कॉन्स्ट को डिक्लेयर। वो हमने इसलिए किया था क्योंकि हम चाहते थे कि आप समझ पाएँ कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, वो लगाने के लिए हमने ये इसको रखा था। जबकि हम यहाँ पे हटा के माय वेब रख देते हैं तो भी ये ठीक है। एरर जब भी आ जाए तो आपको उसको हमेशा क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, खुद से देखकर सॉल्व किया करें। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी एआई की मदद ले लिया करें, लेकिन उसको हमेशा समझना आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अब ये नेव में मसला आ रहा है हमारे, ये जो नेव टैग है इसमें मसला आ रहा है। अच्छा, तो हमें इसको सेव ठीक से करना है और चल के देखना है कि हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। तो इसके ऊपर अब जो सीएसएस अप्लाई की गई है वो टेलविंड सीएसएस अप्लाई की गई है और ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा नेव बार बन गया है। अब अगर आपको इसी किस्म का एक कंपोनेंट बनाना है और उसको फुटर बनाना है तो आप उसी को कह सकते हैं एआई की मदद से भी बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए ये एक फुटर भी बन रहा है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, एक कंपोनेंट बनाकर रेंडर करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे आपको दो चीज़ें नज़र आ जाएंगी, एक आपका फुटर और एक आपका हेड। हेडर में क्या रखा हुआ है आपने, नेव। तो आपको पता है कि आपने कंपोनेंट कैसे बनाना है। यहाँ आके आपने जैसे ही प्लस किया तो यहाँ पे आपका एक कंपोनेंट आ गया। यहाँ पे आप फुटर लिख देंगे, फुटर डॉट JSX। अच्छा, ये मैंने बताया था JSX इसलिए रखते हैं क्योंकि जावा स्क्रिप्ट विथ HTML हम दोनों ही यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे JSX यूज़ कर रहे होते हैं। और ये हमने एक फुटर रखा, इसका ये हम ब्लॉग हटा देते हैं, वेब नेम ब्लॉग। चलो ये नहीं हटाते, इसको रहने देते हैं, कंट्रोल S और हम चेक करते हैं। अच्छा, ऐसे तो हम चेक नहीं करेंगे जब तक हमने इसको एक्सपोर्ट किया है। तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे कहाँ पर, ऐप में। ऐप में आ जाते हैं। हमारी ऐप में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इसको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे किसको, फुटर को। फिर ये जब इंपोर्ट कर लिया तो अब नेव बार ऊपर होगा, हमारा फुटर नीचे होता है।
तो हमने नीचे फुटर को कॉल कर दिया, ठीक हो गया। चलें, ये तो बिल्कुल इसने सेम ही बना दिया है। अबाउट और ये कॉन्टेक्ट, सर्विस, ब्लॉग्स, ये सब दे दिए चीज़ें। तो इसको आप लोग मैन्युअली भी चेंज करते हैं। फुटर में जाके यहाँ पर आके आपने क्या करना होता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज करनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे होम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ लिख दें फेसबुक, और कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ट्विटर। अच्छा, ये चीज़ें आप लिख के इसलिए दे रहे होते हैं फुटर पे, ताकि आपके जो कस्टमर्स होते हैं ना, वो इन चीज़ों पे वो करें, क्लिक करके आपके अकाउंट्स को एक्सेस करें, ठीक है। हम फिलहाल के लिए आ जाते हैं वापस, और अब हम बात करेंगे बटन के क्लिक हैंडलर्स पर। इसको हम कट कर देते हैं। हमने CSS भी इंस्टॉल कर दी, नेवबार बना लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऐप में। ऐप में हमने हटा दिया नेव और फुटर को, ठीक है। चलें, हम एक चीज़ रहने देते हैं, हम नेव को रहने देते हैं और फुटर को फिलहाल के लिए हटा देते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, हम एक बटन बनाते हैं और एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो हमें पता चले कि बटन इज़ क्लिक, ठीक है। तो बटन के लिए आपके पास सबसे पहले बटन का अपना टैग होता है। इसके अंदर आप लिख सकते हो कुछ भी, इसका नाम, और इसको आपको क्या पास करना होता है, ऑन क्लिक का मेथड। ऑन क्लिक का मेथड ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट ये ले रहा होता है, लेकिन देते आप मेथड। आप अब इसको एक एरो फंक्शन भी दे सकते हैं। अच्छा, एरो फंक्शंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शंस होता है, शॉर्ट फंक्शन आपका हो जाता है, ठीक है। इसमें आप लिख दें अलर्ट वाला मैसेज के आपको अलर्ट में नज़र आ जाए बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं बटन इज क्लिक। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पे हमने एक क्लिक का बटन बनाया हुआ है, इसको हमने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे नज़र आ गया बटन इज क्लिक्ड, ठीक हो गया। ये थी हमारी क्लिक हैंडलर्स। लेकिन ये तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर एक मेथड का, बटन का मेथड बनाया हुआ है। हम क्या चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ नाम दें, किसी एक फंक्शन का नाम। जैसे कि मैं यहाँ पे दे देती हूँ बटन हैंडलर, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगी, बनाऊँगी फंक्शन को। ये फंक्शन कॉल कर रहा है ऑन क्लिक पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर जैसे ही यहाँ पे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे क्लिक करे मेरे बटन पे, तो क्या आ जाए, हमें नज़र आ जाए। पहले फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम रखेंगे सेम जो यहाँ पर है। पहले आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। इसके बाद में आपने ये फंक्शन का स्ट्रक्चर बना दिया। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने लिख दिया कि आप रिटर्न कर रहे हो एक डिव, एक अदद डिव के अंदर आपने लिख दिया कोई सा भी H1, और H1 के अंदर आप लिख रहे हो बटन इज क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जैसे क्लिक किया तो वो आपका रेंडर हो गया मेथड बटन हैंडलर, और उसमें ये रिटर्न करना था आपको, ताकि वो चीज़ वहाँ पर जाके क्या हो जाए, रेंडर हो जाए। अच्छा, रिटर्न का फिर आपको पता है, हम ब्रैकेट्स देते हैं, इसके अंदर हमने ये चीज़ रखनी होती है। अगर आपकी किसी भी जगह पे कोई चीज़ रेंडर नहीं हो रही, तो आप क्या करते हैं, कंसोल पे चले जाते हैं डायरेक्टली, और कंसोल आपको बता रहा होता है कि आपके क्लिक पे हो क्या रहा है। इसको अगर हम क्लिक के ऊपर लगा देते हैं अलर्ट,
और यहाँ पर हम कोई भी मैसेज दे देते हैं। बटन इज क्लिक। चलें, अब अलर्ट आ गया, मतलब हमारा फंक्शन काम कर रहा है, उसको कॉल कर रहा है और हमारी चीज़ें रन हो रही हैं। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है, किसी भी बटन के क्लिक पे न्यू फॉर्म ओपन होते हैं, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे क्लिक कर लिया तो लॉगिन के फॉर्म पे चले गए, लॉगिन के फॉर्म पे क्लिक किया तो आपके रजिस्टर होके होम पेज पे आ गए। ये चीज़ें होती बेसिकली राउटिंग से हैं, लेकिन बटन के क्लिक पे कैसे मेथड रेंडर होता है वो चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, जो कि हमने आज किया। अच्छा, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ को कॉल करवा सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने पहले नेव बार हटा देती हूँ मैं, ताकि आपको पता चले कि आपका जो नेव बार है वो हट चुका है। ठीक है, फॉर सपोज हमने यहाँ पे सिर्फ एक बटन रखा है, उसके क्लिक पे कुछ भी नहीं रखा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे ही बटन क्लिक हो तो क्या हो जाए, मेरा नेव बार कॉल हो जाए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस नेव बार को यहाँ इस मेथड के अंदर कॉल करवा के और देख सकती हूँ कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नेव बार आ गया, लेकिन नेव बार की जगह पे हमारा क्लिक पड़ा हुआ है तो वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, चलें, इसके अलावा आप लोग जितना कुछ भी चाहें कर सकते हैं विद दिस। बटन क्लिक हो तो फिर आपका कुछ लिख के आ जाए। बटन के क्लिक पे आपको जितनी चीज़ें चाहिए वो सब कुछ आप रख सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये चीज़ सीख ली, टेलविंड सीख लिया कि आपका टेलविंड कैसे यूज़ होता है, टेलविंड सीएसएस विद रिएक्ट। और इसके अलावा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम में हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि राउटिंग कैसे होती है, क्योंकि राउटिंग होती है तभी हम पेजेस को क्या कर सकते हैं, बटन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर राउटिंग नहीं होगी तो हमारे जो पेजेस हैं वो ऐसे क्लिक पे आते नहीं है, पेजेस नहीं आते, तो हमें लगता है कि हमारा बटन काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो राउटिंग के साथ हम सीख लेंगे। फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, बटन को क्लिक पे कुछ भी फंक्शनैलिटीज़ और दे सकते हैं। जैसे मैं आपको असाइनमेंट दे देती हूँ कि आप लोगों ने एक मैप मेथड पढ़ा है। मैप मेथड अगर आपने नहीं पढ़ा तो लेट मी नो यू के एक आपका मैप मेथड भी होता है जिसको आप यूज़ करते हो एज अ आइट्रेटर। उसका सिंपल जो नॉर्मल आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ, बाकी जो होगा उस पे आपको यूज़र्स का कुछ डेटा लाना होगा। डेटा आपके पास डमी जेसन फाइल के फोल्डर्स में पड़ा होता है। ठीक है, आप गूगल पे जाके जेसन प्लेस होल्डर लिख दें। गूगल पे आके आपने जेसन प्लेस होल्डर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आके आपको क्या करना होता है, ये देखिए फ्री रेस्ट एपीआईज पड़ी होती हैं, यहाँ पर आपके पास डेटा पड़ा होता है। अब यहाँ पे आपके पास फोटोज़ ये देखो दिखा रहे हैं कि 5000 फोटोज़ पड़े हुए हैं, एल्बम्स पड़े हुए हैं, पोस्ट पड़े हुए हैं, कमेंट्स पड़े हुए हैं। तो आप लोग पोस्ट हैं, फॉर सपोज ये 100 पोस्ट का डेटा है, तो ये आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ये क्या बना हुआ है, यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ठीक है, एरे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये आपने जावा स्क्रिप्ट अगर पढ़ी है तो आपको सबको पता होगा, वरना भी एरे एंड ऑब्जेक्ट्स बोथ आर यूज्ड, उसको हम यूज़ करते हैं डेटा के कलेक्शन के लिए। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब कि बहुत सारे आपके वेरिएबल्स बनाने से बेहतर है आप एक ही वेरिएबल बना के उसमें आप अपना डेटा स्टोर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आ जाएं, यहाँ पे हम बात करते हैं इस डेटा की जो मैंने वहाँ से ली है। तो इसको मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती हूँ, स्टोर कर सकती हूँ। अब इसको मैं कोई नाम दे दूंगी ताकि इस वेरिएबल का कोई नाम होना चाहिए, उसके अंदर मैं इसको एक्सेस कर सकूँ। बहुत ही ज़्यादा डेटा है, ऐसे ही होता है नॉर्मली जब आपके पास फ्रंट एंड से डेटा आ रहा होता है और बैक एंड जा रहा होता है, तो वो हम ऐसे ही यूज़ कर रहे होते हैं। मैं इसको एज
यूज़र ले लेती हूँ, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू दिस। मतलब ये डेटा मैंने एक ही वेरिएबल में सेव कर दिया, स्टोर कर लिया, ठीक है। अब इसको हम बंद कर लेते हैं जल्दी से, ताकि हमें अपना बटन वाला भी नज़र आ जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चाहते हैं कि जैसे ही हम मैप फंक्शन चलाएं और हमें ये मिल जाए डेटा यूज़र्स का, तो हम क्या कर रहे होते हैं, यूज़र्स के ऊपर आपको क्या करना होता है, डॉट मैप मेथड लगाना होता है। डॉट मैप मेथड लगा के आप क्या करेंगे, अब ये मैप मेथड जो होता है ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। हायर ऑर्डर फंक्शन क्यों कहते हैं इस फंक्शन को, क्योंकि ये हमारे लिए पैरामीटर्स में एक फंक्शन को ले रहा होता है। एज अ पैरामीटर इसको हम एक फंक्शन दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम कोई एरो फंक्शन भी दे सकते हैं और फंक्शन बना के भी दे सकते हैं। लेट्स ट्राई विथ एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन के साथ हमने इसको दे दी वैल्यू यूज़र। अब हमारे जो है ना, ये यूज़र्स कर लेती हूँ मैं बेसिकली, ताकि आपको थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड हो कि इसमें बहुत सारे यूज़र्स हैं, ठीक है। उनको हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन मैपिंग कर रहे हैं। अब उनकी मैपिंग हो रही है तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, यूज़र, मतलब एक एक यूज़र को गेट करेगा। अब ये जो फंक्शन अंदर कॉल हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। फंक्शन जो कि एक फंक्शन के अंदर कॉल हो रहा हो उसको हम कॉल बैक फंक्शन कह रहे होते हैं। अब ये फंक्शन क्या होगा, यूजर्स के हर एक एलिमेंट पे कॉल होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट यूजर। अब यूजर के अंदर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास आईडी है, टाइटल है, बॉडी है, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आकर अगर मैं लिखती हूँ एक अदद डिव के अंदर हमें क्या हो जाए, शो हो जाए हमारा यूज़र डॉट। अब यूज़र डॉट हमारे पास डायरेक्टली कुछ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हम क्या कर रहे होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे होते हैं फॉर आवर JSX। जहाँ पर जावा स्क्रिप्ट आ जाती है तो कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं। जैसे ही मैंने कर्ली ब्रैकेट्स दी तो यूज़र और मैप का भी कलर चेंज हो गया, यानी कि ये भी अब हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ यूज़र डॉट, यहाँ पे भी नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि हमने डिव लिखा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स देनी पड़ेंगी। अब आप देख लें यहाँ पे आ गया, यूज़र के बाद आ रही है सारी चीज़ें, और डॉट दिया तो उसकी सारी आईडी टाइटल वगैरह भी ये बता रहे हैं। फॉर सपोज हम टाइटल ले लेते हैं अभी के लिए। तो हमने जैसे ही इसको सेव किया और हम गए अपने पेज पे वापस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके अंदर जितने भी टाइटल्स थे वो सारे आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं। अच्छा, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बटन हो, उसके क्लिक पे ये सारी चीज़ें हों, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर एक बटन बना सकती हूँ, BUDDON बटन, ठीक है। बटन के ऊपर हमने यहाँ पर लिख देना है यूज़र्स, ठीक है। अब ये बटन हमें शो होगा नीचे नीचे, बिल्कुल नीचे वेबसाइट के। जब हमारी वेबसाइट, हम इसको सेव नहीं किया, हमने सेव कर लेते हैं। मतलब पोस्ट को ये फेच करके फिर हमें बता रहा है कि एक यूज़र्स का एक बटन है। अब इस बटन पे क्लिक करने से हमारे ये सारे यूज़र के टाइटल आ रहे हों, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक पे रख देंगे इसको। अब इसके हम ऑन क्लिक पे एक मेथड रख देंगे जो हमारा पहले से ही बना हुआ है, बटन हमने ये बटन हैंडलर लगा लिया। अच्छा, ये इसको गेट नहीं कर रहा इस फंक्शन को, ये क्यों नहीं कर रहा, हम इसको ले लेते हैं इस फंक्शन को, कॉपी करते हैं और यहाँ आकर हम इसको ऑन क्लिक पे ये फंक्शन दे देते हैं, ठीक है। अब इसने गेट कर लिया। अब हम कहते हैं कि ये जो भी हो रहा है ये सारा होना चाहिए इस बटन के क्लिक पे।
तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये शो नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या नहीं लगाया हुआ, हमने यहाँ पर रिएक्ट राउटिंग यूज़ नहीं की हुई। जैसे ही हम राउटिंग को अनेबल करेंगे तो ये चीज़ हमें शो हो जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है, अलर्ट के इसको हम कंसोल पे अच्छा, अब ये कंसोल क्या होता है, आई होप आपको पता होगा कि हम क्या कर रहे होते हैं, कंसोल में देख रहे होते हैं, डीबगिंग के लिए चीज़ें देखते हैं। ये चीज़ हमें कंसोल पे लॉग करवानी है, तो हम करेंगे इसके कंसोल में जाकर, इसको हमने रखा। अच्छा, ये एक पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, तो यहाँ से हमें इसको हटाना पड़ेगा और हमें इसको एक वेरिएबल में देना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे यूज स्टेट के थ्रू गेट करेंगे। अब यूज स्टेट क्या होता है, यूज स्टेट आप सबसे पहले आप इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट के साथ। अब आपने क्या करना होता है, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अच्छा, ये यूज स्टेट जो होती है ये आपकी हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में आती है। इसका मतलब होता है नेम्डली, इसका नेम्ड एक्सपोर्ट किया हुआ है। जिसने भी ये बनाया था तो उसने इसको नेम्ड एक्सपोर्ट किया है, ताकि इसको हम हमेशा ऐसे ही यूज़ करें, यूज़ लिखने के बाद स्टेट लिखें इसका नाम, इसलिए ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूज स्टेट हमें दो चीज़ें देती है, हम उनको गेट करके उसके अंदर हम ये चीज़ लगा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और आपको जो सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, आपने टेलविंड के इंस्टॉल होने की बात की है, तो आपने कहा कि पहले जो है हमने टर्मिनल में इसको इंस्टॉल करना है ना, जी जी। फिर उसके बाद आपने कहा कि प्लगइन करना है। हाँ, तो प्लगइन आपने वो ऐप डॉट JSX के फाइल में किया है या नहीं? नहीं नहीं, प्लगइन हम जो करते हैं वो हम उसका अलग नीचे फाइल हमारे पास होती है, बीट की config डॉट अच्छा। जेएस फाइल, ठीक है। config डॉट जेएस फाइल में आप जाते हैं, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, जो अगर आपको याद होता है तो अब भी ठीक है, अगर नहीं याद तो आपको वो वेबसाइट पे मिल जाती हैं, 2 लाइन्स लिखनी होती हैं। बेहतर तो ये होता है कि आप वेबसाइट पे चेक किया करें, क्योंकि अगर कुछ न्यू उसमें एडिशन आ जाती है तो आपको वो ठीक से बताते हैं कि न्यू ऐसे आपको इंस्टॉल करनी है। क्योंकि लास्ट पहले क्या होता था, हम जस्ट इंस्टॉल करते थे टर्मिनल पे, तभी हो जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि हमने टेलविंड सीएसएस को प्लगइन भी देना होता है, ठीक है। तो वहां पर वो स्पेसिफाई किया होता है कि प्लगइन्स के अंदर जहाँ पे रिएक्ट दिया होगा पहले ही, तो आपने रिएक्ट के प्लगइन को कॉमा सेपरेटेड करके टेलविंड सीएसएस का प्लगइन उस फाइल में देना होता है, v.config.js फाइल में। ओके मैम, ओके, थैंक यू। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज वो मैम से पूछ सकते हैं। अच्छा, आज अगर का आप सेशन लोगों तो को मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। प्लीज काइंडली अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मैम से पूछे, अपने जो कंफ्यूजन आप चलें, आई होप आप सबको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको आ गई है समझ, तो आप लोग अपने पास भी एक नेव बार, एक फुटर बना के बिल्कुल प्रिंट करके शो करिएगा अपने वेबसाइट पे, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग होम पेज, आई होप आप लोगों को मतलब जावा स्क्रिप्ट के साथ HTML और CSS तो आती ही होगी, तो वो HTML और CSS यूज़ करके आप लोगों ने क्या करना होता है कि एक होम पेज बना होता है, एक अबाउट पेज बनाना होता है। वो हम नेक्स्ट उसमें क्लास में भी इंशाल्लाह करेंगे, जब रिएक्ट की राउटिंग करेंगे तब भी हम इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें कर रहे होंगे।
इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक मैम लेफ्ट कर चुकी हैं। मेरे साथ असल में सिग्नल्स का इशू था, इस वजह से। सो मैम फरीना नूर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और हमें आज का जो JSX को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में समझाया। आई होप आप सबको भी समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मैम फरीना नूर वंस अगेन, एंड अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ यू।